दोस्तों, आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 33 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दरोगा, बीपीएससी, बिहार सचिवालय, एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ताकि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले इस स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हमने स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। सबसे पहले तो इसको समझिए, ये क्या है? भारत है। भारत का नक्शा है। यहाँ मराठा पड़ता है, पश्चिमी घाट के पास मराठा पड़ता है। मराठा तो आंग्ल मराठा, अंग्रेज तथा मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था, तो इसको बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा? आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। ठीक, आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, पहला नंबर था, आप याद रखेंगे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। और 1750 दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था, आप जानते होंगे, 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक, 1803 से 1806। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था, ये चला था कब से कब? 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक। आप जानते होंगे कि प्रथम जो संधि हुई थी, प्रथम संधि किसकी संधि? देखिए, पहला जो युद्ध हुआ था कब से कब तक चला था? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। 1775 से इसमें किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालबाई के संधि के तहत। किस संधि के तहत? सालबाई की संधि के तहत। फिर यह अब चलिए 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक। इसी युद्ध से पहले 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन की संधि, बसिन की संधि, बेसिन की संधि बोलिए, बसिन की संधि, इसको क्या बोलिए? बसिन की संधि। फिर 1803 में ईस्वी में हुआ था देवगांव की संधि। किस, कौन सी? देवगांव की संधि। देवगांव की संधि हुई थी, देवगांव की संधि। ठीक उसी तरह फिर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिर अंतिम में 1817 से जो 1818 के बीच युद्ध हुआ था, इसमें कौन सा संधि हुआ था? इस संधि के तहत कौन सा संधि? ये हो जाएगा आपका पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? पुणे की संधि के तहत। ध्यान दीजिएगा, पुणे की संधि। अब तो कह रहा है बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, इसमें देखिए, अवध का नवाब जो था, इस 1765 ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि से पहला स्वीकार किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 ईस्वी में हो जाएगा। ये हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में, 1798। त्रावणकोर का राजा 1805 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या रहा, सब सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कहेगा तो अवध का नवाब। जब अवध का नवाब नहीं रहता तब आपका होता हैदराबाद का निजाम। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1800 सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? वेलेस्ली के काल में। कहेगा कि भारत में सहायक संधि सबसे पहले किसके बीच हुआ था? किसके शासनकाल? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा होता है, ये कहते हैं। भारत में सहायक संधि की बात करेगा तो आप कहिएगा डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था, तो भारत में कहेगा। लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो शासक था, लॉर्ड वेलेस्ली के शासक जो सहायक संधि किया था, उसका नाम था, कौन था शासक का नाम था? ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से लिखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के समय कहेगा तो इसका हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। हैदराबाद का कौन सा हो जाएगा? निजाम हो जाएगा। हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कब किया था? 1798 ईस्वी में। कब? 1798 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। आप कहिएगा हैदराबाद का निजाम भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, लेकिन ये इंदौर के होलकर राज्यों ने नहीं किया था। इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर का रहा, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक। यही नहीं पूछा, प्रथम भारतीय देशी शासक कहेगा तो बोले ना अभी तुरंत हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद का क्या हो जाएगा? निजाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। कब हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम इन्होंने कब किया था? 1798 ईस्वी में। कब? किसके साथ? ये किसके साथ? वेलेस्ली के समय। किसके समय? वेलेस्ली के समय। किसके समय? वेलेस्ली के समय। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक
संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों की कालक्रम नीचे दिए कूट से पता कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ पूछ रहा है, तो यहाँ हैदराबाद का निज़ाम अभी तुरंत बताए लॉर्ड वेलेस्ली के साथ 1798 ईस्वी में। अब मैसूर कहेगा तो 1799 ईस्वी, अवध कहेगा तो 1801, क्या हो जाएगा अवध, और सिंधिया का हो जाएगा 1804 ईस्वी। आप मिलाइए 1 2 3 4, मतलब सब मिल जाएगा 1798 99 फिर 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि का प्रणाली सूत्रपात किया था? इसका हो जाएगा आपका वेलेस्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वेलेस्ली। वेलेस्ली बहुत ही योग्य था। इन्होंने चाहता था कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। किसने प्रशासन में, किसके प्रशासन में संधि का प्रणाली सूत्रपात किया था? वेलेस्ली के समय। ध्यान दीजिएगा। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या। अब नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो आप ग्लूकोज का सूत्र जानिए, C6H12O6 होता है। आप बताइए कार्बन का परमाणु 6 क्या होता है? 6, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 6 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12, तो कै गो कार्बन है? 6, तो बरछा के 72, बरछा के 72 हो गया, प्लस कार्बन हाइड्रोजन कितना? 12 ही हो जाए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 16, तो 16 के कितना हो जाएगा? 16 के 96, 16 के 96 होता है ना, जोड़िए तो 6 2 8 8 2 10 के 0, हाथ में रहल 1, 9 1 10, 10 7 17, 1 18, 180 हो गया। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल बोलेगा तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? पदार्थ का द्रव्यमान 540 दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है। पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ? 540 बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना है? 180, तो 0 0 कटा दीजिए, 18 कम 18 54। तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अणु CO2 के साथ सम इलेक्ट्रॉन, सम मतलब क्या होता है? बराबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? बराबर हो। बराबर इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है? बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन क्या हो ना? बराबर इलेक्ट्रॉन कब करा? बराबर इलेक्ट्रॉन इसमें चारों ऑप्शन में से देखिए तो कौन है? सम इलेक्ट्रॉन। सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या होता है? बराबर होता है। बराबर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? बराबर इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए कौन होगा? NO2 नाइट्रोजन, कार्बन कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, ऑक्सीजन का 8, 7 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2, 8 दूनी 16, तो 16 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13 23 हो जाएगा। अब बताइए NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं NO को। इसका क्या होता है? 7 प्लस 16 कितना हो जाएगा? बताइए। 7 6 13, 8 दूनी 16, यहाँ देखिए, रुकिए, सॉरी, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक, अब हमको CO2, ठीक, यहाँ CO2 पहले दिया हुआ है, CO2 का पहले निकाल लीजिए। CO2 तब ना पता, CO2 के साथ देखना। तो कार्बन का कितना होता है? 6, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, 8 दूनी 16, 16 6 6 6 12, 22 पुरना चाहिए। तो देखिए तो N2O का पुरता है। देखिए तो N2 का नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 7 दूनी 14 प्लस 8, 14 8 22, बताइए 22 पुर गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए CO2 का जोड़ने पर 22 और इसको भी जोड़ने पर 22, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइका का अर्थ होता है अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक, ये जो होता है अभ्रक, ये क्या होता है? निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है? तो बिजली के कुचालक अभ्रक होता है, क्वार्ट्ज होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी धातु है तो ये भी क्या होता है? सुचालक हो जाएगा। तो बताइए कह रहा कुचालक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो मतलब केवल 1 हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। चलिए कह रहा है निम्न में से एक यौगिक नहीं है। इनमें से देखिए, निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन यौगिक नहीं है? आप लेड का जानते होंगे कि Pb होता है, चौक का CaCO3 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का HCl होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। आप जानते होंगे कि एक से अधिक तत्व मिलने पर यौगिक हो जाता है। एक से अधिक तत्व, अगर एक परमाणु में अगर एक से अधिक तत्व रहे
तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो बताइए कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड CO3, तो एक से अधिक तत्व है, एक से अधिक तत्व इसमें भी है, एक से अधिक तत्व लेकिन Pb क्या एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, एक तत्व है। तो ये क्या यौगिक है, नहीं यौगिक नहीं, तो यौगिक नहीं है तो ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाले तरंगे। आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है कितनी होती है, 7। सबसे पहले गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड रेज, क्या होता है उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। आप इधर से इधर जाएंगे, आप इधर से इधर जाएंगे तो आपका क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य तो बढ़ेगा। इधर से इधर जाने पर आपका तरंगदैर्घ्य, इधर से इधर आने पर क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, बोले तो एन बढ़ता है, क्या बोलता है फ्रीक्वेंसी, म्यू बढ़ता है। तो आप बताइए कह रहा सबसे अधिक आवृत्ति वाले तरंग, तो गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है, गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक। और कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाले तरंगे, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा, गामा रेज का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेडियो वेव का, रेडियो वेव का। तो बताइए कह रहा सबसे अधिक आवृत्ति वाले तरंगे, सबसे फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसका होता है, गामा रेज का, और सबसे कम तो रेडियो वेव का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा के लिए भार की तुलना में उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मान लीजिए ये क्या है, तालाब है, मतलब कुआं है। कुआं में जब हम एक रस्सी के माध्यम से हम बाल्टी लिए, क्या लिए, देखिए ये बाल्टी बना रहे हैं और ये बाल्टी है और यहाँ पानी है। जब हम जानते हैं कि इस कुआं से जब पानी निकालते, देखिए जल का घन किसके तुलना में, वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में हवा की तुलना, हवा देखिए पानी का घनत्व जो होता है, पानी का घनत्व हवा की तुलना में सबसे अधिक होता है, हवा की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आप जानते हैं कि पानी का डेंसिटी अधिक होता है, और डेंसिटी अधिक होने का, घनत्व अधिक होने के कारण जब आप देखते होंगे, जब आप रस्सी को खींचते होंगे तो कुआं में जब पानी से जब तक पानी के अंदर रहता होगा बाल्टी, तो जब तक खींचते होंगे पानी तक, बाल्टी जब पानी के अंदर रहता है बाल्टी, जब उसको आप पानी खींचते हैं तो जब पानी की सतह तक तो आपको आसानी से खींचा जाता है, जब ऊपर चले जाता है पानी की सतह को छोड़ने लगता है तो आप देखते होंगे कि क्या होता है, भारी लगने लगता है। जबकि पानी के अंदर रहेगा तो बस खींचने पर क्या लगता है, आसान लगता है, हल्का लगता है। लेकिन ऊपर जाने पर जैसे ही जल का सतह छोड़ता है तो ऊपर जाने पर क्या लगता है, भारी लगने लगता है। भारी क्यों लगता है, क्योंकि जल का डेंसिटी पानी के अंदर घनत्व अधिक होने के कारण बल भी किधर लगता है, ऊपर की लगते हैं। लेकिन हवा में जो होता है बल क्या होता है, अधिक लगाना पड़ता है पानी की तुलना में। तो बताइए कह रहा है, हवा डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा के लिए भार की तुलना में उसके भार में क्या प्रभाव, डूबी हुई अवस्था में तो क्या हो जाएगा, वृद्धि क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि हवा की तुलना में आप बताइए क्या हो जाएगा, पानी में क्या हो जाएगा, कम भार महसूस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दो वस्तु की टक्कर के दौरान, आप जब दो वस्तु का टक्कर क्या बताइए, आप कहिएगा संवेग संरक्षण, क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहता है। क्या होता है, मोमेंटम संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित, मोमेंटम क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। मोमेंटम संवेग क्या होता है, संरक्षित रहे। ये दो वस्तुओं को टक्कर, जब भी दो वस्तु को टक्कर करेंगे तो आप एक वस्तु की, ये दो वस्तु, दोनों वस्तु को टक्कर के दौरान क्या होता है, संवेग संरक्षित है। जबकि अगर एक होता है प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, और एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों में तो संवेग संरक्षित रहेगा, लेकिन पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में जो होता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा भी बोले तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, संरक्षित रहता है पूर्ण प्रत्यास्थता में। जबकि अप्रत्यास्थता में क्या होता है, सिर्फ गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। लेकिन पूर्ण प्रत्यास्थता में क्या होता है, गतिज ऊर्जा के साथ साथ मोमेंटम भी संरक्षित है। लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं कहा है, दो वस्तुओं के टक्कर के दौरान दोनों में क्या होता है, एक प्रत्यास्थ होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होता है, एक क्या होता है, प्रत्यास्थ। ध्यान दीजिए, प्रत्यास्थ, ध्यान दीजिए, इसको लिखते हैं प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होता है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, एक अप्रत्यास्थ होता है। अप्रत्यास्थ जो होता है क्या होता है, अप्रत्यास्थ जो होता है, अप्रत्यास्थ क्या होता है, इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है, इसमें संवेग भी संरक्षित रहता है, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। इसको फिर से समझिए,
ठीक, इसका क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं के टक्कर के दौरान इनमें से क्या होता है, तो टक्कर की प्रत्येक अवस्था में कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, बिल्कुल सही है। टक्कर की प्रत्येक अवस्था में आपको रैखिक वेग संरक्षित रहेगा ही। अब कह रहा है टक्कर की प्रारंभिक अवस्थाओं में कुल रैखिक वेग संरक्षित रहता है, ये गलत बात कह रहा है। आपका यहाँ दो वस्तुओं की टक्कर के कह रहा है ना, तो दो वस्तुओं की टक्कर की अवस्था में रेखीय समय क्या अवस्था में कुल संवेग संरक्षित है, ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कह रहा है 15 नंबर, कौन प्राश्रव्य तरंग के उपयोग में है। प्राश्रव्य तरंग आप जानते होंगे कि तरंग को तीन भागों में बांटा, एक देखिए ध्वनि को तीन भागों में बांटा गया, एक होता है ऑडिबल वेव जिसको बोलते हैं श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे जो होता है, श्रव्य वेव जो होता है इसे हम सुन सकते हैं। इसकी तरंग जो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। जबकि अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे जो होती है ये क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसके कारण हम इसको सुन नहीं सकते, लेकिन मानव इसको श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। अब होता है प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य क्या करा, प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य वेव, प्राश्रव्य वेव जो होता है, प्राश्रव्य वेव क्या होता है, ये जो होता है 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, पौधों की वृद्धि का पता लगाने, गठिया रोग का उपचार के लिए, अब किसी दिशा में संकेत भेजने के लिए, ये सभी में इसका प्रयोग किया जाता है प्राश्रव्य तरंगे का। तो कह रहा ऑप्शन में किसी विदेश दिशा में संकेत भेज, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क या ट्यूमर का पता लगाने, बिल्कुल सही है। पौधे की वृद्धि, बिल्कुल सही है। पौधे गठिया रोग का उपचार, बिल्कुल सही है। तो बताइए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन किस में देखने को मिलता है। लेंस में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, अपवर्तन होता है। जबकि परावर्तन क्या, दर्पण में देखते होंगे किसी वस्तु को टकरा कर वापस लौटना, क्या कहलाता है, परावर्तन। विवर्तन, जब प्रकाश आ रही है उसी के बीच में कोई अवरोध उत्पन्न होता है जिसके कारण सभी दिशाओं में प्रकाश मुड़ जाती है, तो विवर्तन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यहाँ पूछ क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं होती है। परावर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के संबंध में आप जानते होंगे कि निकट दृष्टि दोष ये क्या, उत्तल लेंस है। ये देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिख रहा है, जैसे मान लीजिए निकट की दृष्टि वस्तु को दिख रहा है, अगर इसी की मोटाई, अगर ये लेंस, ये क्या होता है, इसका मोटाई बढ़ जाने पर दूर की वस्तु तो नहीं दिखेगा, तो इसके मोटाई उत्तल लेंस का अगर मोटाई बढ़ जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी, और फोकस दूरी कम हो जाएगा और इसकी फोकस दूरी, मोटाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोटाई क्या होता है बताइए, मोटाई इसका बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में जो उत्तल लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस मोटा हो जाने के कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है, क्योंकि प्रकाश की फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। फोकस दूरी जब घटेगा, फोकस दूरी घट, आप जानते हैं P = 1/f होता है। तो ये P किसको दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है। जब फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका बताइए क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्षमता बढ़ जाएगा। देखिए अब क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में विचार कीजिए। इस लेंस की गोलाई कम हो, गलत। इस लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, घटना नहीं जाता, बढ़ जाता है। ये अवतल लेंस में होता है कि घट जाता है, ये गलत। इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती, नहीं, फोकस दूरी घटा तब ना लेंस की क्षमता बढ़ जाएगा। इसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इस लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, क्या क्या सही था इसको देखिए। इसमें क्या सही था, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 3 केवल इसके सही। इसमें कह रहा है तो कौन गलत है, तो 1 और 2 गलत है। तो इसमें कौन गलत है, देख क्या कह रहा है, इसमें कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2, केवल 1 और 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार परीक्षा को वारंट रीट जारी करने की शक्ति है। आप जानते हैं कि अधिकार परीक्षा रीट सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, रीट कितने जारी करता है, 5 रीटें जारी करती हैं। कितने रीट जारी करता है, 5 रीट। तो ये पद का सार्वजनिक पद होना, सही बात है। कह रहा है पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक पद होगा नहीं, सरकारी पद नहीं होगा तो रीट कैसे, संबंध नहीं है। पद का सृजन कानून द्वारा अथवा स्वयं संविधान के द्वारा होना चाहिए, बिल्कुल सही।
पद का निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, मूल पद नहीं होना चाहिए। ये सही बात, ये भी गलत है। ऐसे व्यक्ति द्वारा पद संभालने के संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं, ये भी सही है। ये करा मूल पद से नहीं होना चाहिए, मूल पद नहीं मतलब उसका नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, करा कि आवश्यक करने की शर्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए गलत कौन है, ये शर्तें नहीं है, तो पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, समझे, सरकारी होना चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिए। राज्य की नीति नहीं दे सकते, डीपीएसपी राज्य की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी के बारे के तत्वों में उनका कौन सा कथन सही, वे किसी न्यायालय में सही है, डीपीएसपी किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये सभी मूल अधिकारों को अभिभावी हो सकते हैं, सभी मूल अधिकारों से अधिक हो सकता है, ये गलत है। ये जानते हैं 14 और 19 जो है इसी आर्टिकल, यही दोनों आर्टिकल से 39 का बी और 39 का सी अधिक है, बाकी सब बराबर है। 39 का बी और 39 का सी इससे अधिक है, 14 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से बड़ा है, लेकिन बाकी सब बराबर है। तो क्या कर रहा है, ये सही, ये गलत है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंध किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये निःशुल्क कानूनी सहायता देने के संबंध में आता है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बता दिए। निम्नलिखित में 20 क्वेश्चन कर रहा है। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 कर समान आचार संहिता, मतलब ये एक समान कानून संहिता लगाया जाता है अनुच्छेद 44 के तहत। एक सिविल संहिता, जैसे अभी उत्तराखंड में एक समान संहिता लगाया गया है। ठीक, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण इसमें हो जाएगा, यहाँ देखिए 51 दे दिया, 50 कर लीजिएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति का पृथक्करण करेगा तो यह अनुच्छेद 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन क्या अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन क्या हो जाएगा, ए का 40 होता है, तो ए का 5 हो जाएगा। बताइए ए का 5 किस किस में है, ए का 5 इसमें हो गया, दोनों में देखने को मिल रहा है। सी का देखिए कार्यपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण, इसका हो जाएगा आर्टिकल 50, आर्टिकल 50, इसको 50 कर लीजिएगा, गलती से 51 लिखा गया है, इसको क्या कर लीजिएगा 50 कर लीजिएगा, पृथक्करण कहेगा। तो अगर कृषि एवं पशुपालन, ई का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 48 हो जाएगा। ई का 2, ई का 2 किस में बताइए, ई का 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है। आप जानते हैं कि 51 के क में भाग 3 में 36 से 51 के बीच भाग 3 में कहा गया है, 36 से 51 भाग 3 में भाग 3 के अंतर्गत 36 से 51 में 51 के क में जोड़ा गया था, किसको जोड़ा गया था, अब आर्टिकल 51 के क में क्या किया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, किसको, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, किस संविधान 46वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51 का को हो जाएगा। ठीक, देखिए अनुच्छेद 51 का को हो जाएगा, 51 का को, ये गलत है, ये अनुच्छेद 51 का को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव ने इसकी आत्मा कहा, तो बिल्कुल सही। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ये भी सही है, बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण ए करता है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रीट का आलेख शाब्दिक अर्थ होता है, दावा का वेद की जांच पड़ताल करना, ये अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है, किसका, अधिकार परीक्षा। अधिकार आपको 5 प्रकार की रीट जारी होती है, बंदी प्रतिक्षण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध, और क्या निषेध होता है, और ठीक ध्यान दीजिएगा एक और होता है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ये परमादेश हो जाएगा, 5वां नंबर का हो जाता है परमादेश। तो 5 प्रकार की रीटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल किसके तहत, 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में कौन सा सत्य नहीं है, वह उच्चतम न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति है। उच्च आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को है, लेकिन उच्च न्यायालय को है नहीं, ये आर्टिकल 226 के तहत होता है, आर्टिकल 226, तो ये गलत है।
भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया, इसलिए यह स्वयं का मूल अधिकार है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया, इसलिए इसे स्वयं का मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव इसे भारतीय संविधान का, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रेणी का श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज नदी से सिंधु लेकर ब्रह्मपुत्र गलत है। हिमालय पर्वत का जानते होंगे कि ये भारत का नक्शा है और यहाँ एक हिमालय पर्वत है। ये जो है ये सिंधु नदी से, कहाँ से, सिंधु नदी से लेके, सिंधु नदी से स्टार्ट लेके और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। तो ये गलत कह रहा है, ये गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर, आप जानते हैं हिमालय पर्वत की श्रृंखला की चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व आने पर क्या होती, घटती जाती है। लेकिन इधर तो छोटे छोटे पर्वत देखने को, पूर्व की ओर बड़े बड़े पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब इधर देखने को मिलता है। ये सब कहाँ देखने को मिलता है, इधर बहुत बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे पर्वत देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे। तो चौड़ाई तो इधर अधिक होता है, लेकिन इधर चौड़ाई कम होता है, लेकिन पर्वत इधर बड़े बड़े देखने को मिलता है। तो कह रहा है हिमालय, ये तो सही, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। गलत, पूर्वी भाग में विविधता अधिक पाई जाती है पश्चिमी भाग की अपेक्षा। पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, जो कि गलत है। ऑप्शन कह रहा है ये भी गलत है। तो कह रहा है इनमें कौन सा असत्य है, तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। कह रहा जलवायु के लघु शुष्क मतलब छोटा शुष्क ऋतु वाला मानसून कहाँ देखने को मिलता, छोटा शुष्क ऋतु वाला मानसून कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी घाट, मुंबई हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब भाग में क्या देखने, जैसे ये है, ये पश्चिमी घाट, ये महाराष्ट्र हो गया, मुंबई, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, ये सब में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केरल और कर्नाटक में देखने, लघु ग्रीष्म, लघु ग्रीष्म काल छोटा है, लघु मतलब छोटा, और ग्रीष्म काल छोटा, और ठंडी आर्द्र जलवायु, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु कहाँ देखने को मिलेगा, बताइए, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, आप जानते होंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये शुष्क ऋतु वाला मानसून कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। और शुष्क ऋतु ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून का तमिलनाडु के समुद्र के निकट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक का चार किस में देखने को मिलता है, ये में और ये में, ये गलत हो जाएगा। देखिए शुष्क ऋतु वाला मानसून कहाँ देखने को मिलता है, सी का कहाँ मिला, एक, सी का 1, देखिए यहाँ सी का 3, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिला लीजिएगा, हमने बता दिया है। जलोढ़ मृदा, कह रहा है जलोढ़ मृदाएं उसको सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक, तो कह रहा है ये मृदाएं काली एवं मृदा दक्षिण पूर्व और उत्तर गिरे हुए, गलत है। कह रहा है ये जलोढ़ मृदा ये पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, सही बात है। ये उत्तरी घाट उत्तरी मैदान जितना भी जलोढ़ मृदाएं हैं। लाल मृदाएं के कहाँ देखने को, ये मृदाएं काली मृदा के दक्षिण और पूर्व उत्तर के घिरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। काली मृदा, जानते हैं काली मृदा जल अवशोषण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है और इसमें दरार पड़ जाता है। इसमें तीव्र नमी धारण करने की क्षमता होती है, भूमि भीगने पर चिपचिपा और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, बिल्कुल सही। लेटेराइट मिट्टी जो है केरल में देखिए लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु वहाँ वर्षा अधिक होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिलाइए क्या क्या हो जाएगा, ए का 2 डी का 4, मिलाइए तो ए का 2 डी का 4, ए का 2 डी का 4 किस में मिल रहा है, ए का 2 डी का 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। माली, प्रगवे, आप जानते हैं कि माली कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। प्रगवे दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। नाइजर ये कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। मंगोलिया ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर पड़ता है, एशिया में पड़ता है। लीबिया भी कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं, ये भूमध्य सागर से घिरा, भूमध्य सागर से सीमा लग जाता है इसका। स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री है, नहीं लीबिया तो लैंड लॉक कंट्री नहीं, बाकी सभी लैंड लॉक, ये कंट्री लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन दे, विषुवत रेखा पर कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कांगो ये सब सभी गिरते हैं। कर्क रेखा से, ये तो गलत है।
कर्क रेखा भारत, चीन, मेक्सिको हो गया, मिस्र से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देखिए भारत के 8 राज्य, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, ये सब से गुजरती है। तो ये कौन में इसमें कह रहा कौन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के से डक्कन ट्रेप का निर्माण, आप जानते होंगे ये क्या है, भारत का नक्शा। यहाँ मुंबई के बगल में यहाँ एक ट्रेप, ये क्या है, डक्कन का पठार है। डक्कन के पठार से ये निर्माण होती है ज्वालामुखी। इससे जो ज्वालामुखी निकलता है, इससे ज्वालामुखी निकलने के बाद ये ठंडा होकर लावा बन जाता है। ये बहुत ही मजबूत होता है और ये इसी काले बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, बेसाल्ट चट्टान। इसमें घिसाटापन पड़ने पर क्या हो जाता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण। इसमें जब बार बार इससे जो ज्वालामुखी जो निकलता है, ये क्या होता है, एक जालीनुमा आकृति बन जाती है। जालीनुमा डक्कन, इसी को क्या कहते हैं, ट्रेप कहते हैं। जालीनुमा आकृति बन जाती है, इसी को ट्रेप कहते हैं। और ये बेसाल्ट चट्टान के प्रभाव से होता है। किसके प्रभाव से, बेसाल्ट चट्टान के प्रभाव से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। आप जानते हैं प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम है मरियाना ट्रेंच। क्या है, मरियाना ट्रेंच है। आर्कटिक महासागर की तो अभी नहीं जान रहे हैं आप लोग, इसको छोड़ दीजिए। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है सुंडा की गर्त। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है पुर्टो रिको। अब क्या आर्कटिक महासागर मोल्लाई गर्त। ए का क्या हो जाएगा, 3। ए का 3 किस में, देखिए ए का 3 इसमें भी है। अब मिलाइए आर्कटिक महासागर, बी का 4 किस में, देखिए बी का 4 क्या है, बी का 4 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है। गोल्डन हैंडशेक जो होती है सरकारी वेतन, जब कोई भी सरकारी कंपनी में, कोई भी सरकार की कंपनी में जो काम करता है, जैसे मान लीजिए एसएससी का जॉब हो गया, तो उसमें काम कर रहा है लेकिन सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसको 60 साल से पहले उसको रिटायरमेंट दे दिया गया, उसी को गोल्ड हैंडशेक कहा जाता है। तो कह रहा है नए कर्मचारी को आकर्षित करने के लिए भुगतान किया जाता है, गलत, ये गलत है। गोल्ड हैंड ऑफ, गोल्ड कह रहा है गोल्ड हैंड कफ कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए भुगतान किया जाए, बिल्कुल सही है। गोल्डन हेलो, ये जो दूसरे कंपनी में जो काम कर रहा है कर्मचारी, उसको बुलाने के लिए गोल्डन हेलो का प्रयोग किया जाता है। ये मौजूदा कर्मचारी, गलत, ये मौजूद। गोल्डन रूल सरकारी और ये जो खर्च से संबंधित होती है, ये गोल्डन रूल को प्रभावित करता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित है, बताइए कौन सा सुमेलित है। 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर जो होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर जो देखने को मिलता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी का 100%, 100%, क्या होता है 100%, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी का 100%। अब देखिए ये संकेतित जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अपन, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी को बोले थे इंग्लिश में वास्तविक जीडीपी, और नॉमिनल को बोले थे सांकेतिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कह रहा है, और देखिए ये हो जाएगा, और किसके द्वारा जारी किया, ये केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के CSO सेंट्रल स्टैटिक कार्यालय ऑफिस के द्वारा सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये उत्पादन की वृद्धि में सीमा को दर्शाते हैं, ये उत्पादन से संबंधित ही नहीं है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या होता है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जैसे कोई एक सामूहिक रूप बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, और सरकारी कंपनी में देखते होंगे कि सरकारी जॉब में जो देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेता है और सरकारी कंपनी को भ्रष्ट करने लगता है, मतलब काम नहीं करता है, ग्रुप बना लेगा और वो अपना लाभ खोजता है। क्या करता है, अपना लाभ खोजता है। ये सामूहिक व्यक्तित्व और उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से है, बिल्कुल सही है। क्या होता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए, कर इसको देखिए। अब ये इसे हमेशा साझा संसाधनों के लिए निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के माध्यम से सुलझाया, गलत बात है। ये साझा संसाधनों की वहन क्षमता यहीं, ये भी गलत है। तो अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये महालनोबिस मॉडल जो था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1956 से 1961, 1956 से 1961। पहली पंचवर्षीय योजना तो जानते ही होंगे 1951 से। योजना अवकाश जो रहा था 66 से लेकर 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा था,
ठीक, आवर्ती अनवरत योजना, ये जैसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ तो 1974 से 1978, 1974 से क्या होता, 1974 से जैसे 1978 में तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ, 1974 से 1978 में तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे खत्म हुआ, एक साल पहले खत्म हो गया था। जो मोरारजी देसाई ने क्या किया था, अनवरत योजना लाया था, 1978 से 80 के बीच में लाया था। ठीक, कौन, अनवरत योजना। तो ये अनवरत योजना क्या हो जाएगा, 1978 से 80 के बीच, 80 के बीच, ध्यान दीजिए। अब देखिए कह रहा, ये तो आप जानते हैं कितना हो गया। पीसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या होता है, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। इसी में महान लोविस ने क्या किया था, महान लोविस मॉडल लाया गया था। योजना विकास जानते होंगे 66 से लेके 1966 से लेके 1969 तक रहा था। ठीक, उसके बाद 1974 से तीसरी पंचवर्षीय 1974 से 1978, उसे 1978 से 80 के बीच में लाएगा। एक दो, तो पहला ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि पहले 1961 तक में आया, ये 1969 तक रहा, इसके बाद ये आया। 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी मुद्रास्फीति जिसमें मुद्रास्फीति भी देखने को मिले और बेरोजगारी, मंदी, बोले तो मंदी ऐसी, जैसे मार्केट में तरलता आएगा, तरलता अधिक होगा, मार्केट में पैसा अधिक होगा तो मुद्रास्फीति अधिक देखने को मिलेगा। मुद्रास्फीति अधिक होगा तो महंगाई अधिक हो जाएगा, महंगाई अधिक होगा, महंगाई अधिक हो जाएगी, महंगाई अधिक हो जाएगा तो बताइए मार्केट में क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाने के कारण मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, मंदी क्या हो जाएगा, मंदी आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मंदी आएगा तो इसी को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मंदी आएगी तो इसी को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दोनों साथ में आए तो मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी आ जाए तो इसी को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मांसाहारी कीटभक्षी या कीटभक्षी पौधे, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, मांसाहारी कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन की कमी के अभाव के कारण ये कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े का जो शरीर बनता है नाइट्रोजन का बना, उसी को क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं, उससे नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। ये कह रहा है फास्फोरस की कमी को पूरा करने, गलत बात है, ये नाइट्रोजन को पूरा करता है। जिन स्थानों पर पौधे पनपते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, कमी होती है, बिल्कुल सही। जिन स्थानों पर पौधे पनपते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल सही है। ये रंगीन पौधे रंगीन, चमकीले और सुगंधित होने के कारण शिकार को आकर्षित कर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित विचार कीजिए, तो में से कौन सही है, तो ये 2 और 3 सही है। तो देखिए तो किसमें, ऑप्शन नंबर डी है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जानते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, इसी को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है। ये मरे हुए जीवाणुओं को क्या करता है, पाचन का काम करता है, भक्षण का काम करता है। ठीक, ये कहाँ निर्माण बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये शरीर में आंतरिक सहायता प्रदान कर, मजबूती प्रदान करता है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कह रहा है कह रहा है फेफड़े से ऑक्सीजनीकृत रक्त कहाँ आता है, इसको समझिए। ये क्या है, फेफड़ा है, इसको 4 भागों में बांट दिया। इसको बोलते हैं दायां अलिंद, बोले तो राइट वेंट्रिकल, दायां अलिंद दायां नीले, राइट वेंट्रिकल हो गया। यह लेफ्ट दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद। फिर इसको बोलते हैं लेफ्ट एंट्रिकल, इसके बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, इसी को हिंदी में लिख देते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अलिंद, अलिंद बोला जाता है। इसी इधर बोले को क्या बोलते हैं, अलिंद बोला जाता है। ऊपर नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान लिख देते हैं। इसको बोलते हैं, इसको तो राइट बोलते हैं, इसको भी राइट, इधर लेफ्ट। अब देखिए एक फेफड़ा बना दिए, ये क्या है, फेफड़ा है, ये क्या है, फेफड़ा है। अब ब्लड जो हमारे शरीर में जो ब्लड आता है दायां अलिंद में पहले कहाँ आएगा, दायां अलिंद से कहाँ जाएगा, दायां नीले से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में ऑक्सीजन को लेगा, तो ऑक्सीजन लेगा तो वैसे ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब ब्लड शुद्ध हो जाने के बाद कहाँ जाता है, फिर बायां अलिंद से कहाँ जाता है, दायां
क्या कर, दायां लिन से दायां नीले, दायां लिन से दायां नीले गया, दायां नीले से कहाँ जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद कहाँ जाएगा, बायां लिन, बायां लिन से बायां नीले में, बायां नीले से क्या देता है, पूरे शरीर को पंप कर देता है। बायां लिन से कहाँ चले जाएगा, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। आप कह रहा है फेफड़े से ऑक्सीजन, अभी तुरंत बताए ये क्या है, दायां अलिंद है, ये दायां है, ये दायां अलिंद है, इधर वाले ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। ये दायां नीले है, दायां नीले है, ये नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, नीले। इधर भी अलिंद हो जाएगा, इधर ये बायां हो जाएगा, ये सिर्फ ये बायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायां, ये भी बायां हो जाएगा। अब देखिए दायां अलिंद से दायां नीले, दायां नीले से कहाँ चले गया, फेफड़ा, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ले जाने के बाद, ऑक्सीजन ले जाने के बाद कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन लेकर बायां लिंद में जाएगा, बायां लिंद से कहाँ जाएगा, फिर बायां लिंद से बायां नीले, और बायां नीले से पूरे शरीर में 180 के प्रेशर से भेज देता है। 180 के प्रेशर तक जानते हैं कि प्रेशर 180 के प्रेशर के क्या होता है, 120/80, 120 के प्रेशर से क्या होता है, भेज देता है पूरे शरीर में। 120 के प्रेशर से पूरे शरीर में क्या करता है, पंप करता है, उधर से आता है 80 के प्रेशर से। तो देखिए तो कहाँ चले गया, कह रहा फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर कहाँ गया, अभी बताए बायां लिंद में, फेफड़ा से दायां लिंद से कहाँ गया, फेफड़ा, फेफड़ा से ऑक्सीजनीकृत होकर ऑक्सीजन मिलाकर कहाँ चले गया, बायां लिंद में गया, तो बायां लिंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन, आप जानते हैं हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है, ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने का काम कौन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का, पूरे शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं के साथ परिवहन करता है। बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन में संयुक्त होकर लाल रंग प्रदान करता है। बिल्कुल सही है था, ठीक। तो ऑक्सीजन, तो 1 और 2 सही है, तो बताइए 1 और 2 ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है, बिल्कुल सही है। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में, आप मनुष्य की पाचन क्रिया जो होती है मुख गुहा से लेके, मुख गुहा से देखिए मनुष्य की पाचन क्रिया, ये क्या देखिए बनाते हैं, ये मनुष्य की पाचन क्रिया से यहाँ ये आहार नली है, ये मुख गुहा से कहाँ आया, ग्रास नली, ग्रास नली से कहाँ आ जाएगा, ग्रास नली से ये अमाशय में जाएगा, अमाशय में जाने के बाद अमाशय में गया HCl में, अमाशय में, और उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, छोटी आंत से बड़ी। ये भोजन ग्रास नली से अग्नाशय में, गलत, ग्रास नली से कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है, ये करा अग्नाशय, पेनक्रियाज में भेज दिया, गलत। अग्नाशय में पाए जाने वाला प्रोटीन, आप जानते होंगे अग्नाशय में 3 प्रकार के प्रोटीन, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, ट्रिक याद रखिएगा, LAT, लेट, लेट से एल से, ट्रिक याद रखिए, LAT, एल से लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसी के स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, बोले तो कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन किसका करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। चलिए कह रहा है अग्नाशय रस में पाए जाने वाले ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन को तथा शेष प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित, बिल्कुल सही कर। स्टेप्सिन एंजाइम इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित, जानते होंगे कि लाइपेज एमाइलेज लाइपेज एंजाइम के वसा को क्या करता है, पाचन करता है, वसा का पाचन तथा ग्रेसलोर में बदल देता है, ये भी सही है। और ये नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन, ये भी जानते हैं। अभी क्या बताया, कौन सा है, लाइपेज एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, मंड का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 में किस राज्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 से निरस्त कर दिया, आप ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है। हाल ही में पर्पल फेस्ट, फेस्ट का मतलब होता है फेस्टिवल, तो इसी को शॉर्ट में बोलता है फेस्ट। पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किसके लिए आयोजित किया जाता है, पर्पल फेस्टिवल जो कहेगा तो दिव्यांग जन के लिए किया जाता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, स्पेन में किया जाएगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहाँ हुआ, आप ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में हुआ था। हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रिकों का नाम ऐलान किया है गगनयान जाने के लिए, गगनयान मिशन के तहत। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाहिर जो कि अल्जीरिया में पड़ता है, अल्जीरिया किस महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। चलिए
हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन। उज्जैन में, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान से पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? मरियम नवाज हो जाएगी। मरियम नवाज, ऑप्शन नंबर बी। अगर जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्त, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मोटिवेशन को देने का काम करता है। इसीलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे हम भी मोटिवेट होकर आगे वीडियो बनाने का कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, बाय। फिर इसी टाइम पे मिलेंगे।